नमस्ते विद्यार्थियों। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का आज जो हिंदी विषय का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर उसकी आंसर की उत्तरमाला लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंच रहा हूं। स्टेट ओपन का एग्ज़ाम देने वाले सारे विद्यार्थियों को सबसे पहले शुभकामनाएं। अच्छा किया होगा पेपर, फिर भी पेपर आपके पास है, मिलान कर लेवें किसने क्या लिखा और कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आप आश्वस्त हो पाएंगे कि मुझे 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और एग्ज़ाम जो आगे होंगे उनके आंसर की आपके घर तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए हल करते हैं। सबसे पहला खंड क में देखो, पठित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये व्याख्या करने वाला अथवा में दे रखा, इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ। मायरी माँ लिया गोविंदा बोल, ये मीराबाई वाले पाठ से आपको ये पद्यांश लिया हुआ है। और इसमें कहा गया कि मीराबाई कहती है कि मैंने गोविंदा यानी कृष्ण भगवान को मोल लिया है, खरीदा है। कोई कहता है कि ये आपने चोरी चोरी इसको कहीं से लिया है, चोरी करके। कोई कहते हैं कि आपने सबके सामने चौड़े यानी सामने लिया है, लेकिन मैंने तो इसको ढोल बजाकर अच्छी भक्ति करके सबके सामने कृष्ण की भक्ति करके इनको खरीदा है। कोई कहता है ये बहुत महंगा लिया है, कोई कहता है सस्ता। मैंने तो इसको तराजू में तोल कर लिया है। फिर तन वारा माँ जीवन वारा, वारा अमोलक मोल, यानी मैंने मेरा तन मन और जीवन इस कृष्ण भगवान की भक्ति में न्योछावर कर दिया है। ये कुछ पंक्तियाँ आपको इसके आंसर में लिखनी थी। आगे निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दो नंबर आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको लिखना था, ये कब को टेरत दीन रट होतन श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। इसका आपको भाव लिखना था कि भगवान मैं आपको कब से कातर स्वर में पुकार रहा हूँ, किंतु आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। हे संसार के गुरु, हे संसार के नायक, क्या मैं यह समझ लूँ कि आपको भी इस संसार की हवा लग गई है। जिस प्रकार अपने को हवा लगी हुई अपन किसी की नहीं सुनते, ऐसा भाव इसमें दर्शाया गया। फिर प्रश्नों के उत्तर देने थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने थे आपको। 2 नंबर के थे। वह तोड़ती पत्थर, इसके उत्तर में देखो पूछा क्या है कि निराला जी की यह कविता समानुभूति से उपजी कविता है जो हमें परिश्रम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील बनाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना था कि इस कविता में कवि महाकवि निराला की यह कविता है और इसमें श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है जो कि बिल्कुल यथार्थ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं कविता में बच्चन जी के अनुसार उन्माद और अवसाद के क्षणों को याद करने पर मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखना था कि हम कोशिश करते हैं अपने बचपन में जो जो अच्छी घटनाएं हुई उनको याद करते जाते हैं, हमारे साथ जो जो बुरा बर्ताव हुआ उसको भूलने की कोशिश की है, और इस उलझन में पड़ जाते हैं हम कि कौन कौन सी घटनाओं को भूला जाए और कौन सी घटनाएं ऐसी है जिनको याद रखा जाए। ग देखो, नदी के द्वीप कविता में कवि अज्ञे ने माँ के प्रतीक के रूप के लिए किसका प्रयोग किया है। माँ के प्रतीक के रूप के लिए कवि ने नदी का प्रयोग किया, नदी शब्द का। थोड़ा आगे और लिखना है और क्यों, इसका कारण भी बताना था। आपको लिखना था कि माँ के लिए नदी शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि नदी जीवन की निरंतरता और विकास की प्रतीक है। ठीक वैसे ही माँ बच्चों को जन्म देती है, उनकी देखभाल करती है, उनके जीवन में निरंतर आगे बढ़ती रहती है। 3 प्रश्न करने थे बच्चों, इसलिए चौथा मैंने हल नहीं किया। आगे बढ़ो। भेड़िया कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सामान्य जन को किसके विरुद्ध संगठित होने के लिए कहा है। 40 शब्द में उत्तर लिखना है। भेड़िया कविता में सामान्य जन को डर और अन्याय, इसके विरुद्ध आपको लिखना 40 शब्दों में था, लेकिन मुख्यतः आपका उत्तर इस पर केंद्रित था, डर एवं अन्याय या अपराध। इस पर आपको 40 शब्द में लगभग आंसर लिखना था। इन मीन 3 जन पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। वो इन मीन 3 जन यानी अंगुलियों पे अपन गिनते हैं ना, वो
इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कम हो गई है। इतना ही था। पांचवा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यानी पीड़ा बढ़ गई है, अब ये कम होनी चाहिए पिघल कर। पंक्ति में पीर पर्वत सी से कवि का आशय है यानी घोर कष्ट। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार था बच्चों, आपने लिखा होगा रूपक, ये अलंकार था। फिर ये प्रसंग सप्रसंग व्याख्या करनी थी आपको, इसको पढ़ के 2 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं। अगला जो प्रश्न है उसमें बढ़ते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ भी लिखने हैं। 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण, यानी अरुणा एक समर्पित समाज सेविका के रूप में इस कविता में कहानी में चित्रित किया गया। वह निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानती है, ऐसा करके आपको आंसर लिखना था। माँ के हरिद्वार जाने के अनुरोध को सामनाथ ने क्यों अस्वीकार कर दिया? इसका कारण था वो अपनी माँ की ममता और महत्व के कारण जो है वो हरिद्वार को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था माँ के आगे, इसलिए। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी में वैवाहिक संबंधों में व्याप्त किस कुरीति की ओर संकेत? कुरीतियां आजकल आ गई, जैसे दहेज प्रथा, सुंदर बहू की चाह, हर कोई चाहता है अच्छी लड़की मिले, हर काम में निपुण हो लड़की, उसे गाना बजाना भी आए, उसे सिलाई कढ़ाई भी आए, वह पाक कला में भी निपुण हो। इस तरह की कुरीतियां आजकल लोग देखने लगे। और घ था देखो यक्ष प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? तो वो धर्म और न्याय का पालन करना चाहता था, इसलिए। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान वाला ये प्रश्न है, नवा छोटा सा था। तो कुटज हमें क्या उपदेश देता है? तो जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करने का उपदेश कुटज देता है। देवताओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, क्यों? क्रोध और विरक्ति दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इससे आगे भी ये जो थोड़े 40-40 शब्दों में उत्तर लिखने वाले प्रश्न थे बच्चों, आपने अपने हिसाब से लिखे होंगे। फिर ये एक कविता का अंश है, उसको पढ़ के इसके आंसर देने थे। नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके कविता देखो कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे। तो इसमें काव्यांश का उचित शीर्षक था ये झूठे बंधन। फिर कवि ने क्या तोड़ने के लिए कहा है? तो कवि ने पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन तोड़ने के लिए कहा है। धरती के बारे में जानने के लिए क्या आवश्यक है? तो उस धरती के बारे में जानने के लिए आवश्यक है धरती को हम जाने झूठे बंधनों को तोड़कर कि इसके अंदर क्या है, वो उत्तर लिखना था। सुनते मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, इसका आशय लिखना था आपको। और ये अगला प्रश्न जिसका उत्तर सीमा 20 थी, 6 नंबर का प्रश्न है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें लिखे होंगे उत्तर। फिर व्याकरण खंड है देखो, पुत्र शब्द के कोई 2 पर्यायवाची लिखिए। तो पुत्र के पर्यायवाची में क्या लिखना था बच्चों? एक तो आप लिख देते बेटा, एक हो जाता है इसका सुत और तनय, ये 3। हालांकि आपको 2 ही लिखने थे, आपने जो भी इन 3 में से 2 लिखे वो सही है। फिर विलोम शब्द वाला था, राजा का होता है रंक, र पे बिंदी क, अमृत का होता है विश्व, ये। उपसर्ग छांटने थे, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, तो मान के आगे अप लगा हुआ तो इसमें अप उपसर्ग था बच्चों, इसमें अभी उपसर्ग था विद्यार्थियों। इस तरह हल करना था। और आगे बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटने, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, तो ये भी सरल सा प्रश्न था। शारीरिक में एक प्रत्यय था, धनवान में वान प्रत्यय था। फिर अर्थ लिखने थे, उपवन यानी बाग या बगीचा, कुछ भी लिखा हुआ आपने, कूल यानी किनारा, ये अर्थ वाले हो गए। विराम चिन्हों में हवा चली के बाद यहाँ कोमा लगाना था और अंत में ये खड़ी पाई। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा काट के दिया गया, ये लिखना था। और आगे बढ़ो। उसे लगभग 100% अंक मिले, तो यहाँ पर लगभग शब्द हटाना था बच्चों,
क्योंकि 100% मिले तो फिर लगभग का मतलब कल्पना नहीं है, अनुमान नहीं है, इसलिए इसको हटा के शेष सारा वापस लिखना था और खड़ी पाई लगानी थी। इसमें प्रतिलिपि, इसमें ती भी छोटा, ली भी छोटा, पी भी छोटा, छोटी मात्राएं सब में थी। परीक्षा में बड़ी मात्रा लगानी थी। नीता पढ़ रही है, खड़ी पाई हटा के इस जगह पे आपको जोड़ना था और जया खाना बना रही। खून खोलना यानी बहुत अधिक गुस्सा आना, अपराधी को देखकर मेरा खून खोल उठा, ऐसे वाक्य प्रयोग करना था। फिर भाव पलावन, ढाई अक्षर प्रेम रा पढ़े सो पंडित हो, या भाषा विचार की पोशाक है। इसको का भावार्थ लिखना था कि जैसी अच्छी हमारी भाषा होगी, हमारे विचार भी उतने ही अच्छे होंगे, अच्छे शब्दों में हम अपने विचार रख पाएंगे दूसरों के सामने, ऐसे करके आपको उत्तर इसका लिखना था। फिर 17वें में देखो निबंध लिखना था 300 शब्दों में, यानी लगभग 1.5-2 पेज में, और उसमें आपको जो भी अच्छा लगा, दहेज प्रथा पे या मेलों पे या आतंकवाद पे, वो आपको लिखना था। आगे कार्यालय आदेश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अपने कर्मचारियों को सूचना देने के लिए किया जाता है। और आपके अनुभाग के लिपिक के विरुद्ध अवज्ञा की शिकायत प्राप्त हुई, इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए आपको पत्र लिखना था। हिंदी में विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्र कौन कौन से, वो आपको इसका उत्तर लिखना था। प्रयुक्ति क्षेत्र का हिंदी में कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में प्रयुक्ति क्षेत्र थे साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्यिक, कार्यालय प्रयुक्ति, जनसंचार और विज्ञापन, विधि और कानूनी प्रयुक्ति, और वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। ये लिखने थे 60 शब्दों में, आपको स्पष्ट करना था। रेडियो के कोई 2 महत्व, समाचार सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, देश विदेश की खबरें हम तक बहुत जल्दी पहुंचती है, विज्ञापन भी दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। व्हाट्सएप को संक्षेप में समझाइए, यानी यह चित्र या अपना लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक माध्यम है। संचार के दृश्य श्रव्य माध्यम में सबसे लोकप्रिय आजकल मोबाइल है, उसके बारे में लिखना था विस्तार से। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर टिप्पणी, ये भी किसी से अछूती नहीं है, वो लिख लेंगे सारे लोग। ब्लॉगर किसे कहते हैं, जो अपनी बात इंटरनेट के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, वीडियो बना के या मैसेज के माध्यम से, उसको ब्लॉगर कहते हैं। फोनेटिक कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड वो होता है जो अपन जैसे कोई भी टाइप करते हैं तो हिंदी में टाइप करते हैं वो अंग्रेजी में छप जाता है, या इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं वो उसको हिंदी में छापना, यानी एक छपाई की एक कला है फोनेटिक कीबोर्ड। और ग्राफिक्स, इन दोनों को स्पष्ट करना था। इस तरह बच्चों आज जो हुआ है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी RSOS 12वीं क्लास का जो पेपर, उसका एक छोटा सा हल लेकर मैं आपके बीच पहुंचा था। मिलान कर ले में, यदि मैंने बताया इतने आंसर आपने लिखे तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। पुनः दोहरा देता हूँ विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।